सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग बिहार बजट जो है उसको करने वाले हैं 2022-23 के लिए। ओके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक ऑलरेडी मेरा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है जो वेरी डिटेल्ड है, वो मेंस स्पेसिफिक है। आप उससे प्रीलिम्स के लिए भी उससे काम चला सकते हैं, बट मैं प्रीलिम्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जो उसमें की पॉइंट्स होगा उसका वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं बिहार बजट को। तो चलिए, आप बहुत कम ही दिन समय में बच गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको थोड़ा जोर शोर से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और फिर मॉक टेस्ट ज़रूर ज़रूर दीजिए। ओके, अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस से तो ज़रूर रहता है, कभी कभी उससे 3-4 क्वेश्चंस भी रहते हैं, स्कीम सब पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना बजट ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट देती है वो देती है आर्टिकल 112 से। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट पेश करती है बजट वो करती है आर्टिकल 202 से। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट नाम का शब्द आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में लोग एएफएस भी बोलते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पेश की जाती है, और फिर उस पर जब उसको पास कर दिया जाता है एज ए मनी बिल, तो उस पर ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वहाँ से खर्च करती है। तो इस बार जो है वो 28 फरवरी 28 फरवरी को, इस बार आप देखे होंगे जो 66-7 का जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, ओके, उसमें ना बहुत सारा डेट खास करके कि ये कब शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, किसी स्कीम्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो हो सकता है कि आपको इसका भी डेट पूछ ले। तो इसलिए ये डेट याद रखिएगा, 28 फेब को दिया गया था। और कौन दिए थे? तो जो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, या फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, मिस्टर तार किशोर प्रसाद, तो वो जो है वो पेश किए थे। बजट का साइज कितना है, क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये है 2,37,हजार और 691 का बजट का साइज था। ओके, जो कि पिछला साल के बजट के साइज से 19,000 करोड़ अधिक है। ओके, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखनी है वो ये कि 9.7% से ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया है। तो देखिए होता क्या है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें एक्सपेक्टेशंस दिए रहते हैं। ओके, बट जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर अभी बीता है उसमें एग्जैक्ट फिगर क्या था वो बताता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो जो लास्ट ईयर का डेटा भी हम लोग याद रख लेते हैं कि 2.5% जो है वो रहा है बिहार का ओवरऑल ग्रोथ। हालांकि ये बहुत कम ही ग्रोथ है, बट ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पर्कुलेशन ऑफ लॉकडाउन इफेक्ट एंड अदर थिंग, राइट, सो दिस वाज वेरी लो, इवन दो इट इज हाईएस्ट इन द मेजर स्टेट ऑफ बिहार, एमंग द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। और इंडिया का कितना था? तो इंडिया का तो -7 पॉइंट समथिंग था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का बजट का जो ग्रोथ रेट था लास्ट ईयर वो अच्छा ही था। बट इस साल कितना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डेटा है कि इस साल कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 9.7%। ये वेरी ऑथेंटिक डेटा है, मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों से लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ। उसके बाद इस बार का जो फिजिकल डिफिसिट है, फीजल डिफिसिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 3.47% है। ये आप एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। ओके, जनरली यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि जो 67 का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें सेम यही चीज़ पूछा गया था। उसमें परसेंटेज नहीं पूछा गया था, वैल्यू पूछा गया था, और 2022-23 नहीं पूछा गया था, ये 2021-20 पूछा गया था, सॉरी 21-22 पूछा गया था। वो इसलिए कि जो 67 का एक्चुअल एग्जाम होने वाला था वो दिसंबर में होने वाला था, और तब तक 22-23 का तो आया ही नहीं होगा बजट। तो चूंकि वो पहले ही सेट कर दिए होंगे पेपर, तो वो प्रीवियस ईयर के पूछे थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है, नहीं भाई, क्वेश्चंस जो है पहले सेट हो गए थे। हाँ, पूछ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस सब चीज़ में बजट इकोनॉमिक सर्वे में जो करंट ईयर होता है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये वैल्यू आप एकदम याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कि बिहार बजट का एनालिसिस करते हैं। जो, हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि 67 का कैंसिल एग्जाम हुआ था, तो देखिए जब कैंसिल एग्जाम हुआ था तो एग्ज़ाम तो हम लोग दिए थे मई में। तो मई में तब तक ये आ गया था 2022-23 का डेटा। तो मैं पढ़ के गया था 22-23 का, मैं इस ऑप्शन में ढूंढ रहा था 22-23 का कि 25,885 कुछ समथिंग मैं पढ़ा हूँ। और वो डेटा इसमें मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो फिर हम क्या किए कि ये जब इसमें ये डेटा नहीं मिला तो फिर हम ईयर देखे। जब हमने ईयर ध्यान से देखा तब मुझे लगा अच्छा अच्छा ये प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है, तो वो जो आंसर होना चाहिए था उसका यही आंसर होना चाहिए था। इस बार अगर पूछा जाएगा तो ये होगा। तो इससे पता चलता है कि पेपर पहले ही सेट हो गया था। हालांकि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है
तो इस बार डेफिनेटली वो फिर से पेपर सेट किए होंगे और इस बार जो आने का संभावना रहेगा वो आपको लेटेस्ट डेटा ही दिखाई देगा। तो आपको हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यही बजट जो है अपना 22-23 का, ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ओके, तो इसमें है कि बजट में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो बजट जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि 2,37,691.19 करोड़ रुपया, और इसमें जो राजस्व व्यय है इनका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होगा 1.91। ओके, ये कॉमा है, तो 1.91 करोड़ आप याद रख लीजिएगा इसका लाख में। और फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो वो है 45,734.52 करोड़ रुपया। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है। कुल प्राप्ति जो है, राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये इसमें आप सिर्फ ये डेटा भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। तो ये जो होगा वो आप इसमें राजस्व जो कैपिटल कितना उनको गेन होगा स्टेट गवर्नमेंट को, और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होगी, तो ये दो चीज़ जो है आप याद रखिएगा। इन दोनों से इम्पोर्टेंट ये दोनों डेटा है कि एक होता है रिवेन्यू सरप्लस। तो रिवेन्यू सरप्लस जो है वो आप इन जनरल ये याद रखिए कि बिहार गवर्नमेंट 2005-06 से लेके अभी तक सिर्फ एक साल ऐसा हुआ है जिसमें रिवेन्यू डिफिसिट में गया है, नहीं तो बिहार गवर्नमेंट हमेशा रिवेन्यू सरप्लस में ही रहा है। पहली बात, हालांकि वो रिवेन्यू सरप्लस कम ही होता है इन जनरल, लेकिन वो रिवेन्यू सरप्लस में रहा है। तो इस बार जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि वो ये फिगर कि वो जीएसडीपी का कितना है, 0.64% जो है रिवेन्यू सरप्लस में इस साल बिहार गवर्नमेंट को अनुमान है। और जो फिजिकल डिफिसिट, यानी फिजल डिफिसिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस साल कितना रहने का उम्मीद है, तो वो उम्मीद किया गया है कि आपको 25,885.10 करोड़ और 3.47% में। आपको एक चीज़ और याद होगा कि जो FRBM एक्ट होता है उसके थ्रू ये फिक्स किया गया था कि 4 ± 2%। ओके, यानी 4% जो है मीन वैल्यू है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए किसी स्टेट का, उनको इसी के अंदर रखना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर जो है 0.5% का रिवेट दिया है उस स्टेट को जो कि अपने पावर सेक्टर यानी डैस्कॉम इंडस्ट्री जो उसका है वहाँ पे यदि वो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें कुछ सुधार कर रहा है, तो वो इतना फिजिकल डेफिसिट जो है मेंटेन और कर सकता है। यानी अगर 4 है तो 4.5 तक आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आप डिस्कम इंडस्ट्री में वो पैसा इन्वेस्ट किए हैं तब। ओके, तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि मेजर इनकम जो है गवर्नमेंट को आता कहाँ से है। तो मेजर इनकम जो है गवर्नमेंट को, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार का, उनको जो आ रहा है वो आ रहा है जो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से। तो ये जो जीएसटी वसूला जाता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें या और अन्य तरह के कर्ज जितने भी होंगे उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है, तो उसमें बिहार का जो हिस्सेदारी है वो, तो ये 38 पॉइंट समथिंग है। तो आप 38% भी याद रखिएगा तो आपका वो आंसर वहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो ये 38% है। कहीं कहीं पे आप देखिए किसी बुक में 40-40 ऐसा कुछ नहीं, मैं बजट देख करके वहाँ से खुद ही कैलकुलेट करके इसको निकाला हूँ। और दूसरा जो है वो होता है ग्रांट इन एड, जो सहायता के रूप में केंद्र सरकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये जो है वो 24% है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना टैक्स है, ऑन टैक्स, वो है आपको 21% के आसपास। ओके, तो अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा तो वो 81-82% होता है। रेस्ट जैसा आपको पता ही है कि लैंड रेवेन्यू होता है, फिर जो डिफरेंट तरह का पर्सनल प्रोफेशनल टैक्स, ये सारा चीज़ जोड़ करके आप देखिएगा तो वो आपको टोटल जोड़ जाड़ करके आपको 18% होता है। तो ये 100% के अराउंड होता है। तो इसमें आपके लिए वो सारा चीज़ नहीं देखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो शेयर ऑफ सेंट्रल, ये जो है ये हाईएस्ट होता है। इनकेस अगर वो तीनों का ऑर्डर पूछ ले तो फिर जो होगा ग्रांट इन एड, जो एड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो अपना टैक्स लगाता है वो। तो ये तीनों चीज़ जो है, तो ये हुआ फर्स्ट पे, ये हुआ सेकंड पे, ये हुआ थर्ड पे। नेक्स्ट, मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। तो मेजर एक्सपेंडिचर अगर आप देखिएगा तो 40.20% जो होता है वो सामाजिक सेवाएं जो होता है, सोशल वेलफेयर, उसमें खर्चा किया जाता है। फिर सामान्य सेवाएं फिर उसके बाद, और आर्थिक सेवाएं जो होती है वो उसके बाद होता है। तो अगर इन तीनों का भी आप देख लीजिएगा तो ये टॉप पे रहेगा, तो ये आपको सिर्फ एक भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, और नहीं दोनों तीनों याद रहे तो और अच्छा है। तो सामाजिक सेवाएं और उसके बाद जो है सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं, यहाँ पे गवर्नमेंट सबसे अधिक खर्च करती है पैसा, और परसेंटेज में भी मैं यहाँ दे दिया हूँ। बट अगर परसेंटेज नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट ये ऑर्डर याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा आपका। अब क्या है कि इस बार का जो हाँ, ये बजट पेश किया गया था उसके 6 मेजर पिलर्स थे। ओके, और इस 6 पिलर्स में
में डिवाइड करके और फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिलर में कितना कितना किस पे खर्चा किया गया वो दिखाया गया था। तो इस बार जो सबसे अधिक खर्चा किया गया था वो किया गया है एजुकेशन पे। ओके, तो एजुकेशन जो है अपना उस पर सबसे अधिक खर्चा किया गया है, और इस एजुकेशन पे जो है जितना अपना बजट है उसका 16.05%, हालांकि ये नेशनल लेवल से फिर भी अधिक है। नेशनल लेवल पे अगर देखिएगा तो अब 15.2% के आसपास नेशनल लेवल का एवरेज है। ओके, लेकिन हम लोग जो खर्चा किए हैं वो 16.5% है जीएसडीपी का। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक किस चीज़ पे, शिक्षा पे खर्चा हुआ है। और अगर हो सके तो आप इसका ये डेटा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बार जो फिजिकल डिफिसिट पूछा गया था परसेंटेज टर्म में नहीं पूछा गया था, एग्जैक्ट नंबर के टर्म में पूछा गया था। तो ये एटलीस्ट आप याद रख लीजिए कि 39191। तो आप देख लीजिए जहाँ पे 9191 का कम्बिनेशन मिल जाएगा आपको एक तरह से, तो आप प्रीलिम्स में उसको टिक करके आ सकते हैं। तो ये हुआ जो दूसरा इंपॉर्टेंट से पिलर्स था जिस पे सबसे अधिक खर्चा किया गया था इसके बाद, तो वो था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से ये 6 पिलर्स हैं। तो आपको हो सकता है कि ये दिया जाए कि निम्नलिखित में से किन पिलरों, मतलब बिहार का बजट को किन किन पिलरों में डिवाइड किया गया। तो टोटल 6 आपको याद रखना है। शिक्षा, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, फिर हेल्थ सेक्टर, फिर जो है इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगी गवर्नमेंट, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सोशल वेलफेयर जो है वो। और ये वेलफेयर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास के वोमेन, ट्रांसजेंडर जो भी होगा, आप समझिए SC ST जितने भी तरह के हैं, तो वो वेलफेयर पे ओवरऑल ये खर्चा है। यानी बेसिकली हम लोग जो DPSP पढ़ते हैं तो DPSP के थ्रू जो भी खर्चा जाएगा वो इसमें खर्च किया जाएगा। तो ये टोटल 6 पिलर्स थे अपने बजट के। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एजुकेशन, तो मैं इसलिए मैप का यूज़ किया हूँ कि थोड़ा विजुअलाइजेशन में लोगों के लिए ईजी होता है हम लोगों के लिए। तो एजुकेशन हो गया ये, और फिर उसके बाद आधारभूत संरचना आप देख सकते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्वास्थ्य है, फिर कल्याण है, फिर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है, और उद्योग एवं औद्योगिक निवेश। तो ये याद रखिएगा आप, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जरूर याद रखिएगा, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट जो है कि कंट्रीब्यूशन, ये आप देख लीजिएगा, ये जो ईयर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इनकेस अगर वो पूछ ही ले कभी कभी जो कि किस सेक्टर का कितना यूज़ हुआ है, तो जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है हम लोगों को, फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, फिर टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है। तो ओवरऑल किसी भी स्टेट का या कंट्री का जीडीपी जो होता है वो 3 चीज़ों में देखा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड देन द सर्विस सेक्टर। ओके, तो बिहार का जो है वो सबसे अधिक यदि आप देखिएगा तो वो सबसे अधिक है अपना सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर जो है वो बड़ा है किससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से, और एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो है वो बड़ा है किससे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो ये तीनों चीज़ आप याद कर लीजिएगा एटलीस्ट। कभी ये डेटा तो मुझे लगता है 66 के प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया है एक बार, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। हालांकि इकोनॉमिक्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अभी मैं बता दिया। अब क्या करते हैं कि ये था ओवरऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। नाउ वी विल गो फॉर द हाइलाइट्स, लाइक उसमें कुछ बताया गया होगा कि ये स्कीम पे इतना खर्च करेंगे, ये स्कीम लाएंगे, 7 निश्चय 7 निश्चय 2 लाएंगे, 7 निश्चय 1 में क्या क्या उपलब्धियां थी। तो इससे भी कभी कभी क्या देखिएगा आप कि करंट से जोड़ करके यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि जो 66 का कैंसिल हुआ था 67 का, उसमें तो नहीं पूछा गया था इस सबसे जोड़ के उतना, बट एक क्वेश्चन तो थे जो मैं कि आपको ऊपर में ही दिखा दिया था। लेकिन हो सकता है कि अभी जो दोबारा पूछा जाए तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि वो फिर से क्वेश्चंस बनाएंगे, और ये फेब में ही, लास्ट फरवरी मार्च में ही ये रिलीज हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो और 28 फेब को ये हुआ था, तो हो सकता है कि अभी जो क्वेश्चन बने उसमें इसके आने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था वो ये है कि इथेनॉल उत्पन्न, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, बट मुझे जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगा VVI जो आने का एकदम संभावना है ही है, वही मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। ओके, तो चलिए, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है 2021 को लॉन्च कर दिया गया है, और बजट में बोला गया था कि 151 इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है उत्पादन का उद्योग स्थापित किया जाएगा। और आपको जैसा याद होगा कि पूर्णिया में एक लार्ज स्केल पे सबसे बड़ा जो अभी तक का है वो पूर्णिया बिहार में ऑलरेडी लॉन्च हो भी चुका है। तो ये इस तरह का 151 वो करेंगे। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 10% रखे हुए थे लक्ष्य, उसको हासिल कर भी लिया है, अब 20% लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट कि 1 लाख करोड़ जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे इन्वेस्टर्स को, अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है। हालांकि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, लेकिन 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन इस बार वो इस बजट सत्र में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद 67.37% बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट वर्क पे खर्च किया जाएगा।
उसके बाद है कि हाईएस्ट एलोकेशन किसी स्कीम वाइज अगर आपको पूछे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसको हाईएस्ट एक अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम को पूछ लिया जाए, और हाउसिंग फॉर ऑल जो है ग्रामीण उसको सेकेंड हाईएस्ट पे रखा गया है। डिपार्टमेंट वाइज अगर पूछा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे अधिक दिया गया है, एलोकेशन हुआ है ऑब्वियसली एजुकेशन पे सबसे अधिक हुआ है, 16% से अधिक ही उस पर हुआ है। और फिर रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है उसको। उसके बाद एक मॉडल है जिसका बहुत अधिक चर्चा में था, न्यूज़ में भी था, ये सुखेत मॉडल करके है। सुखेत मॉडल कहाँ है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि आप अपने घर से गोबर सब जो होता है पशु का वो लेके आइए, फसल के अवशेष सब लेके आइए, और आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा उसके बदले में। ओके, तो वो कुछ उनका क्राइटेरिया होगा कि इतना लेके आइए तो ये दिया जाएगा, तो इसको ही सुखेत मॉडल कहा गया है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लिया गया है। प्रधानमंत्री अपने मन के बात में भी इसको चर्चा किए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि बजट के अनुसार कितने नगर निगम को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया है? तो ये 24 ऑल जितना भी था उसको 24 सभी के सभी को जो है ओडीएफ फ्री घोषित कर दिया गया है, और कुछ अभी जो है वो अग्रसर हैं उसके पथ पे, उनको भी घोषित कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो ये इंपॉर्टेंट है फिगर में 24 को। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है कितना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार ऐसा, क्योंकि इसका अभी भी देखिएगा कि मीडिया कवरेज बहुत अधिक था मार्च अप्रैल सब में। ओके, और फिर जो अर्थ आवर डे था तो उस दिन भी, अर्थ डे जो था उस दिन भी इसको बहुत चर्चा में देखा गया, तो उस दिन में बहुत पेड़ लगाया गया था। तो इसके तहत इसको है क्या कि इसका लक्ष्य अभी रखा गया है कितना, 5 करोड़ का, कि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। बिहार के राजकीय पक्षी महोत्सव जो है पहला बिहार में हुआ है, वो कलरब पक्षी महोत्सव का नाम क्या था, और उसका आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई जिला में किया गया है। और कहाँ पे? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि अगर आपको ई रिक्शा या उस यानी तिपहिया वाहन या चारपहिया वाहन, बट वो ई रिक्शा होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन से होना चाहिए, बैटरी पे चलने वाला होना चाहिए। अगर उस तरह का है और अब बिहार में आप खरीदना चाहते हैं और उसको चलाना चाहते हैं तो आपको 50% जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी। ओके, फिर है कि बजट के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में जितने मृतक जो मर जाते हैं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा, और अगर वो घायल हो जाते हैं तो 50,000 दिया जाएगा। तो ये फिगर याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट्स देकर, मल्टीपल स्टेटमेंट देकर वो पूछ सकते हैं। फिर एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो इंडिया के लेवल पे किया गया था, उसमें गंगा के किनारे जो टाउन है उसके टॉप 10 रैंकिंग में बिहार का 5 शहर है। ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा बात है हम लोगों के लिए, कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि हम लोग उस किसी भी तरह इस तरह के रैंकिंग में ऊपर रहते हैं। तो देखिए, जितनी भी स्टेट से गुजरती है जो कि जैसे उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ और पश्चिम बंगाल, तो गंगा के बगल में जितने भी टाउन हैं उनका रैंकिंग किया गया, जिसमें बिहार का 5 स्टेट था टॉप 10 में, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर एंड बेगूसराय। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पूरे वर्ष जल की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि रबर डैम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? फल्गु नदी पे। तो आप सुने होंगे कि जो गया में जो है फल्गु नदी, वो जनरली सूख जाता है गर्मी सब के समय में। ओके, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग आध्यात्मिक कारण भी बताते हैं कि कुछ श्राप व्राप था, खैर वो सब छोड़िए। तो इसमें ये है कि वहाँ पे रबर का डैम बनाया जाएगा, और ये कौन बना रहा है? तो ये रबर का डैम जो है वो आईआईटी रुड़की के मदद से बन रहा है। ओके, तो आईआईटी रुड़की में इसमें क्या किया जाएगा, इसका बेसिकली टेक्नोलॉजी में एक बार जा करके रोड मैप पढ़ा था इसका थोड़ा, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए हम लोग जब बचपन में क्या करते थे, अपने स्लेट पेंसिल को मिटाने के लिए जो रबर का होता था उसमें पानी लगा करके उससे मिटाते थे। तो ये रबर का डैम क्या होगा, जब बारिश की टाइम आएगी तो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जब बारिश का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा, इसके ऊपर मान लीजिए कि ये रबर है और ये पानी स्टोर कर लिया है अपने अंदर। ओके, तो इसके ऊपर फिर किसी एक चीज़ से फोर्स किया जाएगा इस डैम पे। ओके, ये डैम थोड़ा लार्जर एरिया में होगा, तो इससे क्या होगा कि फिर धीरे धीरे इससे पानी रिसना शुरू होगा। तो इसमें इतना ही फोर्स किया जाएगा कि एक समान वेलोसिटी पानी का मेंटेन किया जाए साल भर। ओके, फिर जब नेक्स्ट ईयर बारिश आएगी तो फिर ये पानी सूखेगा, उस समय में इसको हटा ले जाएगा, इसको इजीली पानी सूखने दिया जाएगा। फिर जब गर्मी का टाइम आएगा तो इससे प्रेस कर करके और धीरे धीरे इससे पानी निकलते रहेगा, और इसका एक समान वेलोसिटी मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो यही इसके पीछे का टेक्नोलॉजी है खास करके, तो ये याद रखिएगा, फल्गु नदी पे बनाया जा रहा है। फिर है बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब से लागू किया जाएगा। फिर से देखिए, डेट दे करके बीपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था 67 जब कैंसिल हुआ था, तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता। अब याद रखिएगा 18 जून 2021 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है।
और नेम तो याद रखना ही है, एक युवा के लिए है और एक महिला के लिए है। फिर है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया? तो ये जो है 191.65 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सस्टेनेबल, जो अपना पहले क्या होता था कि टोटल हम लोगों को 10 लक्ष्य था जब इनिशियली शुरुआत में, बट अभी जब सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट लाया है तो उसमें क्या कर दिया है ये लोग, इस लक्ष्य को 7 कर दिया है, 17, और इसके टोटल टारगेट्स कितने हैं? 169 टारगेट्स हैं। तो इसमें इस लक्ष्यों में से टोटल 9 लक्ष्य जो है वो ऑलरेडी बिहार हासिल कर चुका है, और 8 लक्ष्य जो है वो हम लोगों को करनी है, और अभी हम लोगों के पास टोटल अभी 2022 चल रहा है, 8 ईयर है। तो ऐसा अनुमान लगाए हैं वो लोग कि हम लोग 2028 तक ही इसको हासिल कर लेंगे। तो अगर हम लोग हासिल कर लेते हैं दैट विल बी वेरी गुड। फिर है कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार इंडिया का पहला स्टेट बन गया है, और ऐसा कहीं नहीं। तो इसमें क्या होगा कुछ दिनों के बाद देखिएगा, अभी तो पटना के कुछ जगह पे ट्रायल बेसिस पे लगाया गया है कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उसी तरह से आपको रिचार्ज करना होगा, और फिर एक खास टाइम के बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर से रिचार्ज करनी होगी इसको। जिस तरह से अभी आप टीवी देखते हैं तो मान लीजिए किसी भी तरह के DTH या कोई भी है तो हम लोग रिचार्ज करते हैं फिर उसको देखते हैं, उसी तरह यह रहेगा, जिससे बिजली की चोरी का जो है संभावना, मान लीजिए कि बिल में थोड़ा लेट होना, या हम लोगों को भी जब बिल हम लोग पे करते हैं तो थोड़ा लेट लतीफ़ा कर देते हैं, तो वो सारा चीज़ नहीं होगी, आपको समय पे गवर्नमेंट को पैसा पहुंच जाएगा उसका। उसके बाद ये 7 निश्चय स्कीम्स 2015 में लॉन्च किया गया था, और उसी के तर्ज पे 7 निश्चय स्कीम 2 जो है इस बार लॉन्च किया गया है। तो 2015 में जो लॉन्च किया गया था तो इस स्कीम के तहत बेसिकली गवर्नमेंट जो था वो एम्फेसाइज किया था किस चीज़ पे, सोशल वेलफेयर पे, पब्लिक पे, हेल्थ पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस सारा चीज़ उनका फोकस था। यानी एक तरह से समझिए तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अप्रोच वो अपनाए थे, और उनको लग रहा था कि ये 5 साल में हम लोग अचीव कर लेंगे। हालांकि इसमें से 2 टारगेट तो एटलीस्ट अचीव कर लिया गया है, बाकी जो 5 टारगेट है उसको 100% अचीव नहीं किया गया है। ओके, फिर भी उसमें भी बहुत अधिक डेवलपमेंट हुए हैं। तो गवर्नमेंट उसको देखते हुए फिर से एक अपना एम्बिशियस स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है 7 निश्चय 2 यानी 2.0, और उसके तहत वो फिर से 7 निश्चय रखे हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अभी इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या था, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो ये तो जैसा पता है कि आपको कि 35% जो है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें महिलाओं को मिल चुका है। हर घर बिजली जो है वो 2018 के दिसंबर में ही हम लोग अचीव कर लिए थे। तो ये 2 चीज़ तो हो गया है। अब है आर्थिक हल युवाओं को बल, तो इसके तहत गवर्नमेंट इस साल किए हैं। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देते हैं, 7 निश्चय 2 आने से ऐसा नहीं हुआ है कि 7 निश्चय 1 खत्म हो गया है। 7 निश्चय 1 भी है, साथ साथ 7 निश्चय 2 भी है। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक बंद हो गया है पूरी तरह से, दूसरा फिर से शुरू किया गया है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है इसके लिए इस बजट में कितना एलोकेट किया गया है, तो इस बजट में 700 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। उसी तरह हर घर नल का जल जो है इसके लिए भी 1,001.10 करोड़, एटलीस्ट आपको 1,000 करोड़ तो ज़रूर याद रखना चाहिए, 1,001 करोड़ कहीं पूछ लिया जाए तो आप इसको एटलीस्ट गेस करके सही कर लेंगे। फिर शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इसके थ्रू किया हुआ है कि सभी जितना भी पंचायत है उसके सभी प्रखंड और 101 अनुमंडल है ओके बिहार में, उसको ODF घोषित कर दिया गया है, और 3,667 शहरी वार्ड जो है और 142 नगर निकाय को ODF घोषित ऑलरेडी किया जा चुका है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट आपको कितना प्रखंड है ये भी तो पता चला यहाँ से। कभी कभी वो इंटरव्यू में जब वो रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं, और प्रेशर में लोग ये भी गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर अवसर बढ़े आगे पढ़ें, तो इसके आगे बढ़ें तो इसके लिए क्या है कि 54 जो है 54 ANM इंस्टीट्यूट बिहार में ओपन किया जाएगा, और घर तक पक्की गली नालियाँ जो है इसके लिए 6 जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है 230 करोड़ ऑलरेडी एलोकेट कर चुका है। तो ये है 7 निश्चय। अब देखिएगा कि 66 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको हम लोग मेंस का जब करेंगे तब डिटेल में करेंगे, फिर वहाँ पे मैं आपको लिखने के लिए भी सिखाऊंगा, बट आपके पास थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं 7 निश्चय 2 जो कि गवर्नमेंट का इस बजट में वो लेके आए हैं।
तो इसमें क्या है कि ये गुड गवर्नेंस के तहत ये लेके आए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि इसमें कितना एलोकेट किया गया है, तो 5,000 करोड़। कहीं कहीं आप देखिएगा कि 500 करोड़ भी लिखा है, वो बिल्कुल गलत है, 5,000 करोड़ परफेक्ट है, ये मैं चेक कर लिया हूँ पीडीएफ से। तो पहला इसमें जो है देखिए, जो हम लोग सात निश्चय 1 पढ़े थे उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। ओके, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ टोटली डिफरेंट है वहाँ से। आप जिस तरह से इस यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, आर्थिक हल युवाओं का बल। तो युवा के लिए यहाँ पे भी कुछ था, तो यहाँ पे भी युवा के लिए युवा शक्ति है ना, बिहार की प्रगति। तो उसी तरह से आप जोड़ जाड़ के देखिएगा ये पूरा बनाया गया है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट यानी मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। 89 इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेगा स्किल सेंटर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। फर्स्ट फेज में जो 3 डिस्ट्रिक्ट में, पहला खुलेगा पटना में, दूसरा दरभंगा में और तीसरा नालंदा में। तो पहला पेज में 3 जगह खुलने का है। फिर है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला जो है वो आप नीचे में देख सकते हैं कि ये इसमें क्या किया गया है कि जो इंटरमीडिएट पास की होगी बट अनमैरिड होगी, यानी इंटरमीडिएट तक उनको अनमैरिड होनी चाहिए, वैसी वमेन को 25,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और फिर इंटरमीडिएट करने के बाद जब वो स्नातक पास करेंगे उस समय तक वो मैरिड हो या अनमैरिड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उनको स्नातक पास करनी है तो 50,000 रुपया मिलेगा। तो ये कभी कभी आप जब भी आपको ऑप्शन में रहेगा तो ये टर्म आप अनमैरिड जो इंटरमीडिएट तक होना चाहिए और उसके बाद मैरिड भी रहेगी तो कोई बात नहीं, उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। और इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट जो है 900 करोड़ रुपया स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं, इस बार खर्च करने के लिए आवंटित किए हैं इस बजट सत्र में। तो ये हो गया। तीसरा जो है निश्चय वो हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इसके लिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो अपना मखाना देखिएगा जो मिथिला रीजन में होता है या कुछ और जो दूसरे रीजन में होता है, वो जर्दालू आम है, शाही लीची है, उन सबको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है गवर्नमेंट वो क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ 7,712.30 करोड़ रुपए वो किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और ये आपको मैं बताया था कि टोटल कितना पिलर्स थे, तो टोटल पिलर्स जो थे वो 6 थे। ओके, 6 पिलर्स का ये एक पार्ट है। कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ये उसका एक पार्ट था, यानी एक पिलर था। तो बजट में इसको बहुत इंपॉर्टेंस इस बार दिया गया है। फिर है क्लीन विलेज, प्रॉस्पेरस विलेज, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। तो ओडीएफ घोषित करने के लिए हरे पूरा बिहार को गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसको एक खास करके आप देख रहे हैं, इसको क्या किए हैं कि वो एक निश्चय के तौर पे ही इसको लगा दिए हैं, निश्चय मतलब एक निश्चय ही उसको बना दिए हैं। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं हो क्योंकि ओडीएफ फ्री, इसमें क्या होगा, सैनिटेशन का व्यवस्था होगा, नाली का भी व्यवस्था होगा, पक्का रोड भी पहुंचना चाहिए वहां तक, ये सारा चीज़ इस पिलर के अंदर आ जाएगा जो निश्चय नंबर 4 है। फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सेम चीज़ गवर्नमेंट जो है अभी अर्बन फ्लडिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी बाढ़ होती है तो पटना का राजेंद्र नगर इलाका जो है वो पूरा डूब ही जाता है। तो अर्बन फ्लडिंग या फिर आप अर्बन हीट बॉल, ये सब जो भी पढ़ते हैं तो उस सब के भी लिए गवर्नमेंट एक पिलर बना के लाए हैं और अब ये डेडिकेटेडली उसी पे काम करेंगे। तो स्वच्छ शहर, विकसित शहर पे वो ध्यान देंगे। और इजी कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के लिए आप देख रहे हैं कि 6,000 किलोमीटर का ग्रामीण रोड बनाएंगे इस साल। और किस स्कीम्स के अंदर, तो ये है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के थ्रू अंतर्गत। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कितना 1,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर। फिर है एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी है सबके लिए, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये जो है एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी जो है इसमें क्या है, ये जो अभी बूस्टर डोज हम लोगों को दिया जाएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और इससे पहले जो जो इंद्रधनुष योजना स्कीम्स 3.0 है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। फिर बिहार गवर्नमेंट अपने तरफ से भी कुछ वैक्सीन्स देते हैं बच्चों को, तो ये हो गया। फिर मिड डे मील स्कीम्स, ये सारा स्कीम्स जो है तो वो हेल्थ फैसिलिटी में इसमें इतना रहेगा कि अभी आप सुने होंगे कि जो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट जो हॉस्पिटल होगा, मतलब हॉस्पिटल जिसमें बेड की कैपेसिटी पीएमसीएच में होगा, 100 वार्ड का जो आईजीएमएस में कैंसर के लिए भी एक वार्ड अलग से बनाया जाएगा। तो ये सारा खर्च जो है वो इसी के अंदर आएगा इस बार। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स है बिहार गवर्नमेंट का। ओके, तो इतना जो था ये हाइलाइट्स था, इससे अधिक आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी है। मेंस में कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ स्कीम्स जो वो लेके आए हैं उसको डिटेल में पढ़ना होगा, उसका क्या प्रॉस होगा, क्या कॉन्स होगा, वो सारा चीज़ देखना होगा। तो वो हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इसका एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका एमसीक्यू भी ला दूंगा। और फिर
जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको प्रीलिम्स के हिसाब से दे दूंगा। मेंस के स्पेसिफिक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, साथ ही साथ अगर आपको और कोई एमसीक्यू चाहिए या आपको लग रहा है कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और देखिए ये जो लास्ट टाइम होता है ना उसमें मोमेंटम गेन करने का होता है, मोमेंटम लूज़ करने का नहीं होता है। आप प्रीलिम्स दीजिए, कहीं से भी मॉक्स दीजिए, और अगर उसमें कम भी मार्क्स आता है तो घबराने का नहीं है। ओके, आप जब उस दिन आप एक्चुअल एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन आपको कम मार्क्स नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपका कहीं किसी सब्जेक्ट्स में कम आ रहे हैं तो आप उस पे काम कीजिए और आपका अच्छा ही होगा। ओके, आप वैसे फ्रेंड्स के पास अभी बिल्कुल मत जाइए जो आपको डिमोटिवेट करे और खुद भी डिमोटिवेटेड रहे। ओके, नेगेटिव थिंकिंग वाले आदमी सबसे दूर रहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट प्लैनेट से कोई आता है और ये एग्ज़ाम क्रैक करती है, और एग्ज़ाम उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितने लोग बताते हैं। बस आपकी रणनीति सही होना चाहिए, आप सही सोर्स से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट आप क्या कीजिए उसको लिमिटेड रखिए। ओके, और अपने बुक्स को लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपका ये सेक्शन ठीक नहीं है उसको प्लीज़ प्लीज़ अभी आपके पास 30 दिन समय है, अभी इसको आप ढंग से कीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, चलिए फिर ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर।